सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स डिस्कस करने वाली है पार्लियामेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें डिलिमिटेशन बिल, जिसके बाद भारत का पॉलिटिकल मैप बदल जाएगा। लोकसभा में जो 543 सीटें इस वक्त देखने को मिलती हैं वो बढ़कर 850 हो सकती हैं, और जिसके बाद हर स्टेट का जो शेयर है पार्लियामेंट में वो भी चेंज हो सकता है। यूपी के पास आज 80 सीटें हैं, वो बढ़ सकती हैं, और कितनी बढ़ सकती हैं उसको लेकर अब अटकलें चल रही हैं। यहाँ पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का कहना है कि कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी और सदर्न स्टेट्स को यहाँ पर घाटा हो सकता है। तो एक पॉलिटिकल डिबेट यहाँ पर चल रहा है कि डिलिमिटेशन बिल जो आया है उसका किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, और अल्टीमेटली जो वुमेन रिजर्वेशन की बात करी थी गवर्नमेंट ने, क्या वो 2029 से पहले लागू हो पाएगा, उसको भी यहाँ पर गवर्नमेंट लागू करना चाहती है। उसकी प्रायोरिटी पे है कि 33% रिजर्वेशन वुमेन्स को मिले लोकसभा में। उसको लेकर भी कुछ डाउट्स हैं, कुछ कंसर्न्स यहाँ पर रेस किए गए, किस तरह से वो लागू होगा और क्या प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या है रिसेंट प्रपोजल, जो पार्लियामेंट में 3 दिन तक स्पेशल सेशन आया है, इसको डिस्कस करने के लिए उसको बात करेंगे हम। इसके बाद डिलिमिटेशन कंडक्ट जो होने वाला है कैसे होता है, क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या यहाँ पर कंसर्न रेज किए हैं पॉलिटिकल पार्टीज ने और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने, उसको यहाँ पर हम देखेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे कि एक जो बड़ा चेंज हमको देखने को मिलेगा ये किस तरह से इंडियन डेमोक्रेसी को रिशेप करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्या गवर्नमेंट यहाँ पर प्रपोज कर रही है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर 2 चीज़ें प्रपोज कर रही है। एक है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि जो भारत का पॉलिटिकल मैप है, जो संवैधानिक क्षेत्र होते हैं वो बदलेंगे। समय के हिसाब से देखें तो 1971 के बाद जो 76 में डिलिमिटेशन हुआ था 1971 के सेंसस के आधार पर, उसके बाद 55 साल हो गए हैं, चेंज देखने को नहीं मिला है। आज की डेट में एक सांसद जो है लगभग 25 से 24 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है संसद में, और 1951 में लगभग एक सांसद 7 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता था। तो पॉलिटिकल रियलिटी जो आज की है उसके हिसाब से ये डिलिमिटेशन होना बहुत जरूरी है। लगभग हर पार्टी ये मानती है कि समय आ गया है कि डिलिमिटेशन होना चाहिए, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बस प्रक्रिया की बात की जा रही है, किस तरह से होना चाहिए उस पर जरूर बात हो सकती है, मगर ये चीज़ लॉन्ग ड्यू थी, लंबे समय से ये होना वाला था और अब समय आ गया है इसका होने का। अब आती है बात एक और 33% वुमेन रिजर्वेशन की। इसको लेकर 2023 में गवर्नमेंट ने 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया था, जिसके बाद ये बोला था कि अगला जब डिलिमिटेशन होगा उसके बाद हम इसको लागू कर देंगे। यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि 2029 के जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उससे पहले ये लागू हो जाए। रिजर्वेशन कहाँ कहाँ मिलेगा, लोकसभा में भी मिलेगा और यहाँ पर जो स्टेट इलेक्शन होते हैं विधानसभा के उसमें भी रिजर्वेशन मिलना है महिलाओं को। 33% सीटें रिजर्व की जाएंगी। इसके अंदर दिक्कत ये आने वाली है कि जो वर्डिंग्स लिखी थी उसको में कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट लेकर आई है। एक और अमेंडमेंट बिल आया है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूशनल 131 अमेंडमेंट बिल 2026, डिलिमिटेशन बिल 2026 आया है, यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2026 आया है। ये 3 आज बिल जो है टेबल कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट से अप्रूव हो चुके हैं। आज यहाँ पर पार्लियामेंट में इन पर डिबेट डिस्कशन चालू होगा। ठीक है, क्या क्या होगा यहाँ पर गवर्नमेंट का एक जो एप्रीहेंशन है, या फिर जो एक बात आप भी नोटिस करेंगे वो ये है कि आज की डेट में अगर हम ध्यान से देखें तो एवरी वोट इज नॉट इक्वल, ऐसा बोला जा सकता है। एवरी वोट इज नॉट इक्वल कैसे बोला जा सकता है उसको हम समझेंगे। इसका सिंपल रीज़न ये है कि जैसे यूपी में जो एक एमपी है, यूपी का एक सांसद, वो लगभग 24 से 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट में। वहीं अगर हम किसी दूसरे स्टेट की बात करें, एग्जांपल के तौर पर तमिलनाडु ले लें, तो तमिलनाडु को एक सांसद लगभग 17 से 18 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जाम्पल के तौर पे। तो इस तरह से बोला जा सकता है कि जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है उसमें जो इक्वल वोट होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली प्रैक्टिकली जितना हो पाए, तो वो यहाँ पर उसका अंतर बढ़ता जा रहा है। इसलिए यहाँ पर डिलिमिटेशन जरूरी है। यही मकसद है किसका, इन रिफॉर्म्स का, कि हम फिर से क्या करेंगे, संसदीय जो क्षेत्र हैं उनको फिर से रीडिफाइन करेंगे। यहाँ पर कुछ क्षेत्र जो है ऑब्वियसली क्षेत्र बढ़ेंगे, 850 क्षेत्र होने वाले हैं, तो उनका जो एरिया है वो डिसाइड होगा, कौन सा क्षेत्र किसके पास जाएगा उस पर भी डिबेट होगा यहाँ पर। और किसके आधार पर होगा ये सब, पॉपुलेशन के बेसिस पर होगा। किसके आधार पर होगा ये सब, जनसंख्या के आधार पर होगा। फिर आती है बात वुमेन रिजर्वेशन की, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पर आप ग्राफ में ध्यान से देखो तो कभी भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है इंडियन डेमोक्रेसी के कि 15% से ज़्यादा वुमेन रिजर्वेशन हमको या वुमेन रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला हो लोकसभा में। आप ये चार्ट देख सकते हैं, बहुत ही एक समय तो 10 का आंकड़ा पार्टी हो रहा था, 2009 में पहली बार 10.68 आता है, और 19 में सबसे ज़्यादा आए थे 14.36, 24 में भी गिर जाता है ये 13.36 पे आ जाता है। अब हम बात कर रहे हैं 33% रिजर्वेशन की, और कब से लागू करना चाह रहे हैं, 2029 से ही। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि हिस्टोरिकली वुमेन जो रेशो है लोकसभा में हमेशा कम ही रहा है, 15% का भी यहाँ पर हम जो फिगर है उसको टच नहीं कर पाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इन सब बातों के बाद ही हम देखते हैं पॉलिटिकल डिबेट्स यहाँ पर चालू होते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर बात होती है कि नॉर्थ और साउथ स्टेट्स के बीच में किस तरह से सीट्स का जो रेशो है कहीं वो इतना चेंज ना हो जाए कि किसी एक स्टेट को या किसी एक रीजन को अनड्यू एडवांटेज मिल जाए। इसको लेकर डिबेट चल रहा है। और क्या ये जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है
संवैधानिक तौर पर किस तरह से की जाएगी उसको लेकर भी बात की जा रही है। आइए समझते हैं कि कहाँ पर किसको क्या डाउट है और कहाँ पर अपोजिशन पार्टीज बात रख रही है अपनी। तो सबसे पहले चेंज हमको देखने को मिलेगा आर्टिकल 81 में, जहाँ पर अब 443 जो सीट्स हैं, ऐसे तो जो अप्रूव्ड स्ट्रेंथ है वो 550 है ना। क्या होता है इन 550 में से 20 सीटें जो हैं यूटी की हैं, उसमें से मगर अभी 13 सीटें ही ली हैं और 530 सीटें किसके पास है, राज्यों के पास है। ठीक है, अब वो बढ़कर कितनी हो जाएंगी, 850 हो जाएंगी। अब वो बढ़कर 850 हो जाएंगी और 35 सीटें इसमें किसको दी हैं, यूटीज को दी है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतनी होने वाली है, अभी कितनी है, मैक्सिमम इतनी है, और लागू कितनी है, 543 है। तो ये कुछ चेंज आएगा तो इस आर्टिकल के तहत वो कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक और चीज़ बोली जा रही है कि हम फ्लेक्सिबल पॉपुलेशन बेस रखना चाहते हैं। अब ये टेक्निकलिटी है, देखते हैं गवर्नमेंट किस तरह से इसको प्रपोज करती है, और मोटा मोटा ये होने वाला है। तो आर्टिकल 82 की बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ था इस आर्टिकल में कि जब भी आप सेंसस करते हो उसके बाद आपको सीट्स का या फिर जो बाउंड्री है हमारे संवैधानिक क्षेत्र की, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी की, निर्वाचन क्षेत्र की, उसको एडजस्ट करना चाहिए। ये लिखा हुआ है, कंपलसरी बात थी, एक तरह से करना पड़ता था समय समय पे, मगर गवर्नमेंट चाहती है कि गवर्नमेंट अब खुद डिसाइड करेगी टाइमिंग कि कब हमको ये करना है, और सेंसस की जो लिंक है मैंडेटरी उसको हटाना है, सेंसस से लिंक करना इसको जरूरी नहीं है। तो ये भी एक मेजर चेंज हमको आर्टिकल 82 में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर जो एक मैंडेटरी प्रक्रिया थी कि ईच सेंसस के बाद आपको रीएडजस्टमेंट करना ही करना है, इन शब्दों को चेंज करा जाएगा, और गवर्नमेंट यहाँ पर जो बेसिकली पार्लियामेंट है वो डिसाइड करेगी किस टाइम पर होगा और कौन सी सेंसस को लेना है कि नहीं लेना है, वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। इसके लिए अभी यहाँ पर अब चेंज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं कि अब बात कर रहे हैं हम परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन की। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पर पहला जो मुद्दा है वो यही है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो सबका, है ना, इसलिए इसको करा जाता है। किसी भी संसदीय क्षेत्र में ऐसा ना हो कि एक में 40 लाख वोटर हैं और एक में सिर्फ कितने होगा, 10 लाख वोटर हैं, और ये अपना एक एमपी भेज रहे हैं, ये भी अपना एक एमपी भेज रहे हैं। तो इन जो 40 लाख लोगों का वोट है और इन 10 लाख लोगों का वोट इक्वल हो गया, तो कहीं ना कहीं हर आदमी का वोट इक्वल नहीं है। तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है कि संसदीय क्षेत्रों में इक्वालिटी दिखे, प्रैक्टिकल पर्पज के लिए ऊंच नीच जरूर आएगी मगर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा गैप नहीं आना चाहिए, इसलिए ये प्रक्रिया करी जाती है। इसमें क्या करा जाता है, जैसा मैंने बताया, जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं उनकी बाउंड्री यहाँ पर चेंज होगी। यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि जोग्राफिकल यूनिफॉर्मिटी दिखे, एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से, कम्युनिकेशन के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से यूनिटी दिखे उस रीजन में। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के प्रैक्टिकली क्षेत्र डिसाइड किया जाता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आएगा वो ये है कि सीट्स को एलोकेट करना है पॉपुलेशन के आधार पर। किसके आधार पर, पॉपुलेशन के आधार पर। अब जिन राज्यों की जनसंख्या ज़्यादा है, क्या उनको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, और इतनी ज़्यादा मिल जाएंगी क्या उनका लोकसभा में जो बोल सकते हैं इन्फ्लुएंस है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा, और एक अनड्यू एडवांटेज मिल जाएगा किसी दूसरी स्टेट को जिसने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करा, उसको लेकर डिबेट है। हुआ ये था, थोड़ी सी हिस्ट्री में समझते हैं कि अभी उतने लंबे समय से हमने देखा क्यों नहीं डिलिमिटेशन, उसको थोड़ा समझते हैं। ठीक है, हुआ यह था कि 1952 में जो इलेक्शन हुए उसके लिए 51 का सेंसस लिया और डिलिमिटेशन कर दिया। फिर 61 के सेंसस के आधार पर 63 में हो गया, 73 में भी हुआ, और 71 का डेटा हमने लिया। इसके बाद से फ्रीज लगा दिया गया। क्या बोला गया कि समय आ गया है पॉपुलेशन कंट्रोल करने का, कुछ समय हम इस पर ध्यान देते हैं, उसके बाद करेंगे डिलिमिटेशन। हर स्टेट इस पर एग्री होता है और काम करना चालू करता है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। मगर होता यह है कि इस काम में नदर्न स्टेट्स के मुकाबले अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। ज़्यादा अच्छा कौन परफॉर्म करता है, पॉपुलेशन दोनों ने ही कंट्रोल करी, मगर जो सदर्न इंडिया ने कंट्रोल दिखाया उतना नॉर्थ इंडिया में देखने को नहीं मिलता है। इसलिए नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन रिलेटिवली बढ़ जाती है ज़्यादा, और सदर्न इंडिया की पॉपुलेशन कंट्रोल में आ जाती है। तो ये पहला पॉइंट था। तो बेसिकली गवर्नमेंट अब क्या करेगी उसको समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। 2001 में बोल दिया गया कि थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, 26 के बाद डिसाइड करेंगे डिलिमिटेशन को। तो इस तरह से 50-55 साल हो गए, बीच में बस बाउंड्रीज को एडजस्ट करा था 2002-2008 में, इतना ही हुआ था। अब समझते हैं आज की स्थिति क्या है। आज की स्थिति में आप देखो तो उत्तर प्रदेश जिसके पास 80 सीटें हैं उसकी पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ है। 2011 का डाटा हम ले रहे हैं, इसके बाद सेंसस हुआ ही नहीं है, अभी चालू हुआ सेंसस, उसका डेटा 27-28 तक आएगा। तो ये स्थिति है कि उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं और कितनी जनसंख्या है, 20। तो यहाँ पर एक एमपी 25 लाख से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक एमपी 25 लाख से ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहीं तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, 7.21 करोड़ पॉपुलेशन है, यहाँ पर एक एमपी 18.5 लाख को जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। केरल में ये संख्या और गिर जाती है, 16.7 लाख पीपल्स को रिप्रेजेंट करता है केरल का एक एमपी। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन इक्वल नहीं है, एक वोट की वैल्यू या पर सबके वोट की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। तो किस तरह से करा जाएगा डिलिमिटेशन, इसको लेकर डिबेट है। साधन स्टेट्स का कहना है कि हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल की जो पॉलिसी थी उसको फॉलो करा, इसलिए हमारी जनसंख्या कम हो गई, और इसका हमको डिसएडवांटेज मिल जाएगा अगर हम लोकसभा में हमारे प्रतिनिधित्व को देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन का कम हो सकता है। तो क्या किया जाए, तो यहाँ पर बेसिकली
डिलिमिटेशन का जो कमीशन बनेगा वही डिसाइड करेगा कि कैसे चीज़ें होने वाली है। पहले इसको समझते हैं ना। तो डिलिमिटेशन कमीशन बनेगी, चेयरमैन होते हैं इनके, सुप्रीम कोर्ट के जज को नियुक्त किया जाएगा जो चेयरमैन रहेंगे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसके परमानेंट मेंबर रहते हैं। फिर जिस भी राज्य में जाएंगे वहाँ पर जो बात होगी वहाँ के स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स इसका पार्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये कमीशन का कंपोजिशन होता है, इस तरह से इसका गठन किया जाता है। गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है ना, अपॉइंटमेंट है, उसको लेकर जो रूल्स हैं वो चेंज किए थे, जिसके बाद जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके नॉमिनेशन में, उसके अपॉइंटमेंट में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रोल है बढ़ जाता है ना। तो एक तो यही बोल सकते हैं एप्रीहेंशन आता है यहाँ पर कि क्या ये जो कमीशन बनेगी या फिर जो यहाँ पर ये जो नियुक्त किए जाएंगे वो किसी अनड्यू पॉलिटिकल प्रेशर में या इन्फ्लुएंस में तो काम नहीं करेंगे। पहला डाउट तो यहीं पर आएगा। फिर आएगा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत जो आएगी लोगों को, वो ये है कि ये जो बनेगी कमीशन वो सिविल कोर्ट की पावर रहती है उसके पास, और सबसे इंपॉर्टेंट जो भी डिसीजन दे दिया इस कमीशन ने वो फाइनल है, बाइंडिंग है। फाइनल भी है, बाइंडिंग भी है, यानी कि कोई भी अपील नहीं कर सकते आप, कोई भी जुडिशियल रिव्यू इसका नहीं होगा। एक बार डिसीजन आ गया, एक बार बाउंड्री डिसाइड कर दी कमीशन ने, तो वो फाइनल मानी जाती है, ऐसा संविधान में लिखा है। तो संवैधानिक तौर पर इतना पावरफुली कमीशन होता है। ठीक है, अब समझते हैं आगे कि किस तरह से अब ये फॉलो कर सकते हैं मेथड के बाउंड्री कैसे डिसाइड करें। एक तो सिंपल है कि पॉपुलेशन के आधार पर कर देते हैं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या हो गई है वहाँ पर ज़्यादा सीटें हो जाएंगी, जहाँ पर कम जनसंख्या है वहाँ पर कम सीटें हो जाएंगी, मगर इससे स्टेट्स का जो शेयर है लोकसभा में वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर दूसरा तरीका है कि प्रोपोर्शनल एक्सपेंशन किया जाए। प्रोपोर्शन के आधार पर हमको क्या करना है, सीटें डिसाइड करना चाहिए। गवर्नमेंट ने फिलहाल ऐसा बोला है, टेक्निकली अब वो पेपर्स में नहीं है, बोला गया है कि कोशिश ये की जाएगी कि जो पहले शेयर था स्टेट्स का वही कहीं ना कहीं मेंटेन रहे, और हर स्टेट का शेयर जो पहले लोकसभा में था उतना ही इसके बाद भी देखने को मिलेगा, ऐसा उनका कहना है। कोशिश ये की जाएगी, अब हो पाता है कि नहीं वो समय बताएगा। तो ये गवर्नमेंट ने बोला है। अब समझते हैं पॉपुलेशन के आधार पर अगर होगा तो नॉर्थ जो स्टेट्स हैं, हिंदी हार्टलैंड जो है उनको गेन होगा, सदर्न स्टेट्स को यहाँ पर लॉस हो जाएगा। मगर प्रोपोर्शनली चलें तो यहाँ पर किसी को घाटा नहीं होगा और हमारा फेडरल बैलेंस बना रहेगा, हर स्टेट का जो शेयर है लोकसभा में बना रहेगा। कैसे होगा उसको हम समझते हैं। अब जैसे उत्तर प्रदेश है, 20 करोड़ लगभग जनसंख्या, 80 सीटें हैं। इसका शेयर कितना है लोकसभा में, सीटों के हिसाब से देखें अगर तो 543 में से 80 सीटें हैं तो लगभग 14.73% सीटें लोकसभा में यूपी के पास है। अब 850 अगर हो जाएं तो उतना ही परसेंटेज दे देते हैं लोकसभा में भी इसको फिर से यूपी को, तो लगभग 124-125 सीटें आसपास है ना, इतना आना चाहिए। सिमिलरली तमिलनाडु को अगर हम लें 39 सीटें हैं 7.21 करोड़ के हिसाब से, अब सीटें 850 हो गई, परसेंटेज कितना था पहले 7.18, अभी भी इतना ही कर देते हैं, तो लगभग 60 से 61 के आसपास सीटें इसको आनी चाहिए। ऐसा अप्रॉक्सीमेटली हम मान के चल रहे हैं, ये टेक्निकल फिगर नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन है ना, अप्रॉक्सीमेशन ऐसा हो सकता है अगर इस फॉर्मूले को अपनाया जाए। इसी को लेकर डिबेट चल रहा है। मगर सिर्फ अगर पॉपुलेशन के आधार पर चले जाएं, तो पॉपुलेशन के आधार पर चले जाएं तो यूपी के पास 135 से 140 सीटें आ सकती हैं। और यहीं पर जो तमिलनाडु के सीएम है या फिर सदर्न स्टेट्स के सीएम है, नेता हैं, वो बोल रहे हैं कि कहीं नदर्न स्टेट्स को यूपी, बिहार और जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये वाला जो एरिया है, ये जो स्टेट्स हैं, इनको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी तो यही मिलकर सरकार बना लेंगे लोकसभा में, हमारा तो रोल ही कम हो जाएगा लोकसभा के अंदर। यही सबसे बड़ा एप्रीहेंशन है, कंसर्न है। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए अगर जो पॉपुलेशन के आधार पर नहीं, प्रोपोर्शनली चलें। मगर कैसे चलेंगे वो समय बताएगा, उसको लेकर फ्रेमवर्क अभी क्लियर नहीं किया है। फॉर्मूला हमने ये अप्लाई करा, फिलहाल एस्टिमेटेड फॉर्मूला है ये। फिर अगला मुद्दा जो साथ साथ चल रहा है वो है 33% वुमेन रिजर्वेशन का, है ना। पहले से ही हम देखते हैं कि एससी और एसटीज के लिए सीट्स रिजर्व की जाती हैं, लगभग 24% सीट्स टोटल में से इनके लिए रिजर्व है। अब उसके साथ हम वुमेन रिजर्वेशन लेके आएंगे 33%, इन सीटों में भी 33% जो सीटें हैं एससी की, 33% सीटें एसटी की क्या होंगी, रिजर्व होंगी वुमेन्स के लिए। ठीक है, अब ये रिजर्वेशन जो आ रहा है महिलाओं के लिए 15 साल के लिए आ रहा है, ऐसा बोला है 15 साल के लिए आ रहा है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। स्टार्टिंग में SC ST के लिए जो आया था वो भी ऐसे ही आया था, फिर उसको एक्सटेंड करते गए समय के साथ। ठीक है, अब रिजर्वेशन देने के लिए हर पार्टी यहाँ पर एग्री है, क्योंकि लंबे समय से ये डिमांड चल रही थी, आज का ये नहीं है, 20-25 साल से मेहनत करी जा रही थी कि रिजर्वेशन आए। हर पार्टी सहमत है, सबने इस बिल को सपोर्ट किया है, किसी का कोई दिक्कत नहीं है। अपोजिशन कहाँ पर आ रहा है, इस पॉलिसी पे आ रहा है, रोटेशन पॉलिसी पे आ रहा है। रोटेशन पॉलिसी क्या बोलती है, तो रोटेशन पॉलिसी यहाँ पर ये बोलती है कि एक सीट हमने डिसाइड करी कि ये महिला के लिए आरक्षित है, ठीक है, 2029 वाले चुनाव में, मगर जब अगला चुनाव होगा तब ये सीट वुमेन की होगी कि नहीं होगी ऐसा कंफर्म नहीं है। हो सकता है रोटेशन पॉलिसी के तहत ये सीट किसी के ओपन कैटेगरी में चली जाए और कोई दूसरी सीट जो पहले ओपन की थी वो अब रिजर्व कैटेगरी में आ जाए। किसके तहत, रोटेशन पॉलिसी के तहत। तो अब इसका नुकसान क्या है, अब इसका थोड़ा प्रैक्टिकली समझो तरीका क्या होता है। जब कोई
व्यक्ति पॉलिटिकली काम करता है, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो वो अपने क्षेत्र में काम करता है, वहाँ पर अपना जन आधार बनाता है, लोगों से कनेक्शन बनाता है, तभी तो वहाँ के लोग उसको इलेक्ट करेंगे ना। मगर जब एक बार उसकी सीट ओपन थी, वो जीत जाता है, अगली बार वो रिजर्वेशन में चली गई, तो अब वो तो खड़ा हो नहीं सकता, कोई महिला खड़ी होगी, या तो फिर से जैसे पंचायत में हमने देखा है वैसे ही होगा कि पत्नी खड़ी हो जाएगी, उनके घर में कोई जो दूसरी महिला है वो खड़ी हो जाएंगी, और रूल आदमी ही करेगा, नाम के लिए सिर्फ महिला सीट हो जाएगी, या फिर जो उसने जन आधार बनाया था वो पूरा चला जाएगा और उसको दूसरी जगह जाके लड़ना पड़ सकता है, तो उसके पॉलिटिकल कैरियर को नुकसान होता है, उसने जो यहाँ पर लोगों के लिए काम करा वो सब चीज़ें उसके लिए चली जाती हैं। तो ये रोटेशन पॉलिसी इसलिए बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि इसका इम्पैक्ट जो है पॉलिटिकली बहुत गलत हो सकता है, लोगों के जो कनेक्शंस हैं उनके नेताओं से वो बिगड़ सकते हैं, तो उस रोटेशन पॉलिसी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा उसको लेकर एक लंबा डिबेट हमको देखने को मिल सकता है। फिर जो पॉलिटिकल रियलिटी है वो हमने डिस्कस करी ली, सपोर्ट सभी कर रहे हैं, बस दिक्कत कहाँ है कि एक तो डिले हो रहा है और अनक्लियर रूल्स हैं, रूल्स जो है अनक्लियर है। पहले ये बोला गया था, जो पहले के रूल थे उनके हिसाब से 2026 के बाद जो सेंसस होगी उसके आधार पर हम ये चीज़ें करेंगे, मगर वो सेंसस का डेटा आया ही नहीं है। तो अब 2011 के सेंसस पे आप जा रहे हो, तो ये सेंसस भी देखा जाए तो पुरानी ही है, 15 साल 20 साल पुरानी सेंसस ये भी हो जाएगी कुछ समय के बाद, तो ये सही है कि नहीं, क्योंकि फिर आपको डिलिमिटेशन करना पड़ सकता है 4 साल बाद, तो उसको लेकर भी चीज़ें क्लियर नहीं है। मेजर इशू यहाँ पर हमको ये देखने को मिलता है। क्रिटिकली एनालाइज करें तो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमको डिस्कस करना जरूरी है, वो ये है कि फेडरल स्ट्रक्चर जो इंडिया का है, जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर भी आएगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके अंदर फेडरलिज्म एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसका बैलेंस बना रहना चाहिए, उसमें किसी तरह का इम्बैलेंस नहीं दिखना चाहिए। हर स्टेट को लगना चाहिए कि मेरा जो शेयर है लोकसभा में सीटों का जो शेयर है मुझे इस तरह से मिल रहा है कि कोई एडवांटेज या किसी को डिसएडवांटेज नहीं है। फ्रेमवर्क यहाँ पर गवर्नमेंट को क्लियर करना पड़ेगा, जो प्रक्रिया है डिलिमिटेशन की, रोटेशन पॉलिसी की, उसको लेकर रूल्स यहाँ पर क्लियर होने चाहिए, और वो रूल्स बनने कैसे चाहिए, ऑल पार्टी मीटिंग्स में, ऑल पार्टी फोरम के तहत बनने चाहिए, ताकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ये ना लगे कि किसी एक पार्टी ने डिसाइड किया है अपने एडवांटेज के लिए, क्योंकि इलेक्शन तो पूरे इंडिया में होंगे, हर पार्टी पार्टिसिपेट करेगी, तो जितना हो सके उतना यहाँ पर सब पार्टियों को साथ में आना चाहिए ताकि रूल्स फेयर दिखें, है ना। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं होना चाहिए, यानी कि कैबिनेट का, नेताओं का, या किसी भी ऐसी बॉडी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए कि वो अनफेयर प्रोसेस दिखना चालू हो जाए, इसको यहाँ पर देखना है। क्योंकि जुडिशल रिव्यू नहीं है, इसलिए जो कमीशन का गठन होगा वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए उसका गठन, फेयरनेस के जो प्रिंसिपल्स हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी, ये 3 प्रिंसिपल के आधार पर उस कमीशन को काम करते हुए दिखना चाहिए, और हर पार्टी का भरोसा होना चाहिए कि कमीशन इस तरह से संचालित हो रही है, तभी वहाँ पर हम देखेंगे कि जो पार्टीज हैं इन चीज़ों को लेकर एग्री होंगी और डिस्प्यूट देखने को नहीं मिलेगा। एक और चीज़ है यहाँ पर लोगों ने उठाई थी कि ओबीसी कोटा की बात की थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसको लेकर गवर्नमेंट का क्या सोचना है, उसको कब इंप्लीमेंट करने की बात वो करेगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्या चीज़ हमको देखने को मिलेगी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर वोट इक्वल देखे, सबको लगे कि मेरा जो प्रतिनिधित्व हो रहा है लोकसभा में सही तरीके से हो रहा है ना, इक्वल बेसिस पर हो रहा है। इसके लिए ही हमारे पास जरूरी है कि हम लोकसभा का अब जो हमारे 80-50 की स्ट्रेंथ तक पहुंचे, मेजोरिटी मार्क इसके बाद बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 426 हो जाएगा, आज 272 है, कितना हो जाएगा, 426 हो जाएगा। तो काफ़ी बोल सकते हैं कि जो ज़्यादा सीटें चाहिए आपको अब गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो यहाँ पर ऐसा एस्टिमेट है कि कोलिशन गवर्नमेंट्स बढ़ सकती हैं, गठबंधन की सरकार फिर से यहाँ पर बनते हुए देखेंगे, क्योंकि इतनी सीट्स किसी एक पार्टी के लिए आना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि सीट्स बढ़ रही हैं तो नए नेता आएंगे, छोटी पार्टियों को यहाँ पर एडवांटेज भी शायद हो सकता है, अगर वो अपना जन आधार बना लें तो उनको जीतने में आसानी हो सकती है। वुमेन्स 33% आने वाली हैं, तो वो भी एक अपना रोल प्ले करेंगी जब गवर्नमेंट फॉर्मुलेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर किस तरह से चेंज होगा वो तो समय ही बताएगा कि किस स्टेट को घाटा हुआ, किसको फायदा हुआ, और किसका इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, किसका कम होगा, ये तो एंटिसिपेटेड है, ये रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। अब जो सेफ सीट का कॉन्सेप्ट है वो कम हो सकता है रोटेशन पॉलिसी की वजह से। एक फायदा भी इसका आप बोल सकते हो ये है कि कोई भी एक नेता बाहुबली नहीं बनेगा कि लगातार 5 बार जीत गया तो वो, इनको फिक्र ही नहीं, इनको जितना उनका तय होता है तो वो ध्यान ही नहीं देते हैं किसी एक क्षेत्र पे, अब उनको भी लगातार काम करना पड़ेगा, तो दे विल कीप ऑन देयर टोज, इस तरह से भी आप बोल सकते हो। डिपेंड करता है किस तरह से आप देखना चाहते हो, फायदा नुकसान दोनों इसका देखने को मिलता है। और सबसे बड़ा सवाल यही आता है हमारे सामने, किस पर फोकस करें, पॉपुलेशन के आधार पर चलें या बैलेंस्ड फेडरलिज्म के लिए हम प्रोपोर्शनल आधार पर चलें। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या लगता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में किस आधार पर अब चलना चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज़ों पर फोकस करना है, ट्रांसपेरेंसी पर फोकस करना है, पॉपुलेशन और इक्वालिटी बनी रहे स्टेट्स के बीच में, और कमीशन इंडिपेंडेंटली काम करे, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जिसके बाद डिलिमिटेशन कमीशन का जो बिल है वो हमको देखने को मिल सकता है। ये एक हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट होगा हमारी इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस है लंबे समय से ड्यू थी, तो यहाँ पर नए नेता आएंगे, 850 सीटें होंगी, फिर से एक बार जो एमपी का रेशो है पर पीपल वो भी कम होगा,
जिससे फेयर काम होते हुए दिखेगा। एक अच्छी डेमोक्रेसी हमको देखने को मिल सकती है। बात यही है कि रिजल्ट्स कैसे आएंगे, नॉर्थ साउथ की जो हार्मनी है वो बनी रहे, इसको फोकस करना है, डेमोक्रेटिक तरीके से पूरा काम हो और फाइनली इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन मिले सबको। ये इसके मेजर पॉइंट्स हैं। हिस्टोरिक टर्निंग पॉइंट आने वाला है इंडियन डेमोक्रेसी में, देखते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट इस चीज़ों को इंप्लीमेंट करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने बात करी डिलिमिटेशन कमीशन और वुमेन रिजर्वेशन की, इसके इम्पैक्ट की और किस तरह से चीज़ें हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। आई होप आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।